रहा आपका समांतर क्रम संयोजन का। 3 4 दिख रहे हैं आपको, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। ये दानादारी है I1 I2 और I3। इसका मतलब पहले जब हमें बताया कि I का मान अलग होता है, धारा का मान क्या होगा, अलग होगा, और युग्मांक का मान इसमें क्या होगा, समान होगा। क्या लिखेंगे, 3 प्रतिरोध तार, तीन प्रतिरोध तार क्रमशः R1 R2 व R3 इस प्रकार से संयोजित हो कि तीनों का एक सिरा परिपथ के एक ओर तथा दूसरा सिरा परिपथ के दूसरी ओर संयोजित हो। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान समान होता है। एवं तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है।
प्रतिरोध तार होते हैं क्रमशः R1, R2 और R3 इस प्रकार से संयोजित होते हैं कि तीनों का एक सिरा परिपथ के एक ओर दूसरा सिरा परिपथ के दूसरी ओर संयोजित हो तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। दो बात होती, इस प्रकार के संयोजन में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है जबकि उत्पन्न विभवांतर का मान समान होता है एवं तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। देखो यहाँ पर R1 है, यहाँ पर I1 है, इसका मतलब इसमें I1 जा रही है, R2 में I2 जा रही है, R3 में I3 जा रही है, यहाँ पर V का मान सिर्फ अकेला है। तो धारा का मान अलग अलग होता है, विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। प्रवाहित यदि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I एवं उत्पन्न विभवांतर का मान V है तो ओम के नियम से यदि प्रवाह धारा का मान ये I रहा और उत्पन्न विभवांतर का मान ये V है तो ओम के नियम से V बराबर I R और I बराबर V बट्टा R नंबर 1। यह ओम का नियम हो जाएगा V बराबर I R और I बराबर V बट्टा R। अब अपन बात करेंगे यदि R1 में प्रवाहित धारा का मान R1 में प्रवाहित धारा का मान ये रहा I1 तथा उत्पन्न विभवांतर का मान V है तो ओम के नियम से ओम के नियम से क्या जाएगा V बराबर I1 R1 और I1 बराबर V बट्टा R1 नंबर 2। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2। यह जोड़ा ले लेंगे यहाँ पर कि यदि R1 में प्रवाहित धारा का मान I1 है और उत्पन्न विभवांतर का मान V है तो ओम के नियम से V बराबर I1 R1 आ जाएगा और I1 बराबर V बट्टा R1 आ जाएगा। इस सूत्र से I बराबर V बट्टा R से यहाँ पर I1 बराबर V बट्टा R1 आ जाएगा। नंबर 2 पे लिखिए यदि R2 में प्रवाहित धारा का मान R2 है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान V है तो ओम के नियम से ओम के नियम से तो ओम के
R2 भी पूरा धारा का मान I2 है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान V है तो ओम के नियम से V बराबर I2 R2 और I2 बराबर V बट्टा R2 ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। तीसरा लिखेंगे अपन यदि R3 में प्रवाहित धारा का मान I3 है तथा उत्पन्न विभवांतर का मान V है तो ओम के नियम से V बराबर I3 R3 और I3 बराबर V बट्टा R3 नंबर 4। ये पहला, ये I1 वाला दूसरा, I2 वाला तीसरा, I3 वाला चौथा समीकरण नंबर 3। तो ये बात होगी, ये सिर्फ यहाँ से निकला कोई बाकी कुछ नहीं है। इन तीनों को दिखा बनी कि R1 में धारा का मान I1 है और उत्तर बदलाव क्योंकि विभवांतर से भी समान, तो विभवांतर से भी समान होगा, ये लिख दिया। R2 में धारा मान I2 और V का मान V है, R3 में धारा मान I3 और V का मान V है। तो ये लाइन लिखिए, सिर्फ बाकी कुछ नहीं किया अपन। तो एक तो सूत्र आ गया V I बराबर V बटा R, एक आएगा I1 बराबर V बटा R1, एक आएगा I2 बराबर V बटा R2, एक आएगा I3 बराबर V बटा R3। अब क्या करेंगे आगे, क्या चूंकि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान अलग अलग प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के योग के बराबर होता है। अर्थात I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 नंबर 5। ये बात होती है कि परिपथ में चित्र मिलेगा ना, परिपथ में जो कुल धारा I है वो ही धारा अलग अलग प्रतिरोध में बटेगी। तो अपन बता दिए क्योंकि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान अलग अलग प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के योग के बराबर होता है। ये टोटल I थी, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। अब क्या करेंगे अपन, I का मान समीकरण देखिए कौन सी में है, I1 का मान कहाँ पर वो लिखेंगे, I2 का मान कहाँ पर वो लिख देंगे, I3 का मान कहाँ पर, यहाँ से लिख दीजिए किस समीकरण में किसका मान है। तो अपन लिखिए I का मान, क्योंकि I का मान समीकरण 1 से तथा I2 का मान
I1 का मान, I का मान तो 1 से, और I1 का मान समीकरण 2 से, I2 का मान समीकरण 3 से, एवं I3 का मान, I3 का मान समीकरण 4 से रखने पर ये मान रखेंगे, सिर्फ और कुछ नहीं करिए। अब I का मान समीकरण नंबर 1 से, ये I दिया समीकरण नंबर 1 रहा, I1 का मान नंबर 2 से ये रहा 1, I2 का मान नंबर 3 से ये I2 रहा, और I3 का मान समीकरण 4 यहाँ से रखने पर। अब ये मान रख देंगे, तो I का मान तो ये रहा, तो I की जगह, इस I की जगह क्या रखेंगे, V बट्टा R बराबर, V बट्टा R बराबर ये मान। अब I1 का मान V बट्टा R1 प्लस I2 का ये रहा, I2 V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3 नंबर आ जाएगा। ये तीनों का मान रख दिया। अब क्या करेंगे, V बट्टा R बराबर, यहाँ पर V सभी, तो V कॉमन दे दो यहाँ पर, और V कॉमन दे क्या जाएगा, A बट्टा R1 प्लस A बट्टा R2 प्लस A बट्टा R3 नंबर 7 आ जाएगा। अब V को विषय काट देंगे, तो V को विषय काटेंगे पर करते हैं, क्या जाएगा, A बट्टा R बराबर A बट्टा R1 प्लस A बट्टा R2 प्लस A बट्टा R3 नंबर आ जाएगा 8। क्या आ गया, A बट्टा R तुल्य प्रतिरोध का व्यतिक्रम का मान अलग अलग प्रतिरोध के व्यतिक्रम के योग के बराबर। तो ये मान लिख दीजिए अपन समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्यतिक्रम का मान अलग अलग प्रतिरोध के व्यतिक्रम के योग के बराबर होता है। यही समांतर क्रम संयोजन का नियम कहलाता है। समांतर संयोजन तुल्य प्रतिरोध का व्यतिक्रम का मान, यह व्यतिक्रम का मान अलग अलग प्रतिरोध के व्यतिक्रम के योग के बराबर होता है, अर्थात एक तार बराबर एक तार 1 प्लस एक तार 2 प्लस एक तार 3। यही समांतर संयोजन का नियम कहलाता है। पहला जो प्रश्न है वो लिखेंगे पर रोड पर या सड़क पर, सड़क पर लाइट की व्यवस्था
सदैव ही श्रेणीक्रमी होती है। एक तो प्रश्न ये कि सड़क पर या रोड पर जो लाइट लगी होती है वो हमेशा ही श्रेणीक्रम में लगाई जाती है, क्योंकि अपन देखते हैं रोड पर पोल लाइन में लगी होती है और तार अपोजिट पहले पोल का पहला साथ वो तार का पहला साथ पोल से होता है, दूसरा दूसरे तार के पहले सिरे से श्रेणीक्रमी जुड़ी होती है वो सारी सारी, ठीक है। तो सड़क पर लाइट की होता है या रोड पर जो लाइट लगी होती है वो हमेशा ही श्रेणीक्रम में लगाई जाती है। दूसरा जो प्रश्न है वो आपका घरों में विद्युत उपकरण सदैव ही समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। घरों में जो विद्युत उपकरण होते हैं, घरों में जो विद्युत उपकरण होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो दो प्रश्न याद, रोड पर लाइट होता श्रेणीक्रमी और घरों में विद्युत उपकरण वो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आता है आपका वो आएगा आपका विद्युत ऊर्जा। शक्ति तथा समय के गुणनफल, शक्ति तथा समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यह परिभाषा लेना, शक्ति तथा समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अर्थात E बराबर P गुणा T होगा ना, P पावर और T टाइम, तो E बराबर P गुणा T, यहाँ पर लिख दो E बराबर विद्युत ऊर्जा शक्ति P बराबर समय, अर्थात E बराबर P गुणा T होता है। लिख दिया। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट गुणा घंटा होता है। इसका मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है। वाट गुणा घंटा से छोटा मात्रक होता है और इसका मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है। किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहा जाता है। किलोवाट घंटा क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोला जाता है। तो मात्र वाट गुणा घंटा हो गया, किलोवाट घंटा हो गया और यूनिट भी हो गया।
इसका मात्रक जूल भी होता है। ये मैट्रिक्स